हेलो। हाँ भाई, तो लास्ट क्लास में हमने देख लिया था पावर। पावर हमें पता लगा था कि किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में हमें पावर क्या बता देती है, उसकी स्ट्रेंथ ऑफ कन्वर्जिंग अरे या डाइवर्जिंग अरे। ठीक है ना। तो बेसिकली अगर किसी भी लेंस की पावर ज्यादा है, यानी कि उसकी फोकल लेंथ कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, वो रेज को ज्यादा पास कन्वर्ज कर देगा। और लेंसेज के लिए फॉर्मूला गया था, पावर होती है 1/f। जबकि वहीं पे अगर मिरर के लिए बात की जाए तो मिरर के लिए पावर आती है -1/f। क्यों? क्योंकि एक चीज हमने याद कर ली थी, ये कोई भी कन्वर्जिंग इंस्ट्रूमेंट है अगर, तो उसकी पावर कैसी आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। और कोई डाइवर्जिंग इंस्ट्रूमेंट है तो उसकी पावर नेगेटिव आनी चाहिए, है ना। तो इसलिए मिरर के लिए फॉर्मूला आ गया था -1/f। हर फॉर्मूले के अंदर हम फोकल लेंथ को साइन के साथ ही रखते हैं। ठीक है। आई होप सबको ये क्लियर हो गया था। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं लेंस के ऊपर। ठीक है, तो जैसे ये देखो। ठीक है, तो a diverging lens of focal length 20 centimeter is placed coaxially 5 centimeter towards left of a converging mirror। ठीक है ना, जिसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन है, वेयर शुड an object be placed towards the left of the lens फॉर ऑटो कॉलिमेशन। ये टर्म मैं पहले बता चुका हूं, आपको याद होनी चाहिए। ऑटो कॉलिमेशन का मीनिंग क्या होता है? जहां ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज फॉर्म हो। ठीक है, बताओ।
ठीक है। तो एक मिरर है हमारे पास, कॉनकेव मिरर, और एक कॉन्वेक्स लेंस है, और बताया गया है कि इनके बीच का सेपरेशन 5 सेंटीमीटर है। तो ऑब्जेक्ट को लेंस के लेफ्ट में कितनी डिस्टेंस पे रखा जाए ताकि इमेज का फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट के ऊपर हो जाए? ऐसा कब हो सकता है? तो ऐसा तब हो सकता है जब रे यहां से निकलेगी, डाइवर्जिंग लेंस पे गिरेगी और डाइवर्ज होगी, ठीक है ना। डाइवर्ज होके ये फिर से किसके ऊपर गिरेगी? मिरर के ऊपर गिरेगी। अच्छा, डाइवर्ज होके ये रे यहां से कुछ आती हुई लगेगी, क्योंकि ये आपकी ऑब्जेक्ट है, तो लेंस ने जो इमेज बनाई होगी वो कुछ यहाँ पे बनाई होगी, वर्चुअल इमेज बनाई है। अगर लेंस ने इमेज यहाँ बनाई है तो मिरर को लगेगा कि रे एग्जैक्टली यहीं से चल के आई थी। अब अगर हम चाहते हैं कि ऑटो कॉलिमेशन हो जाए, यानी कि रे को अपना पाथ रिट्रेस कर लेना चाहिए, यानी टकराने के बाद रे इसी तरह से वापस आनी चाहिए, तो यहाँ पे से फिर उसका डिविएशन होगा और फाइनली कहाँ पहुंच जाएगी रे? ऑब्जेक्ट के ऊपर ही पहुंच जाएगी। अब हमें बताया गया है कि फोकल लेंथ आपके लेंस की थी 20 सेंटीमीटर और मिरर की फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो मिरर पे गिरने वाली कोई भी रे अपने आप को रिट्रेस तब करती है जब वो रे उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई लग रही हो। तो मैं ये कह सकता हूं कि फॉर मिरर रे मस्ट appear to emerge from center of curvature। ऐसा लगना चाहिए कि इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेज इमर्ज हुई हैं। अगर इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हम बता सकते हैं, सिंपली होगी 2f, यानी कि 20 सेंटीमीटर। यानी यहां से 20 सेंटीमीटर पीछे इमेज का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो ये 5 सेंटीमीटर है, तो लेंस से जो पहली इमेज फॉर्म हुई है उसकी डिस्टेंस मुझे मिल जाएगी कितनी? 15 सेंटीमीटर, ताकि ये टोटल कितना लग जाए? 20 सेंटीमीटर। अब बड़ा ही आसान सा है, आपको पता है इमेज फॉर्म हुई है यहाँ, ऑब्जेक्ट की दूरी है x और इस लेंस की फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। तो अगर सिंपली मैं लेंस के लिए फॉर्मूला लगा दूं, जो होता है 1/f, ये होना चाहिए 1/v माइनस 1/u। ये डायरेक्शन ऑब्वियसली पॉजिटिव है, फोकल लेंथ तो इसकी नेगेटिव ही ली जाती है, तो -1/20, ये हो जाना चाहिए 1/v। हमें इमेज की पोजीशन पता है, इमेज की पोजीशन है -15, और -1/u भी हमें पता है कितना है? -x। मैंने साइन के साथ ही पुट कर दिया इसके अंदर डायरेक्टली। समझ आ रही है बात? यहां से आपको x की वैल्यू सिंपली मिल जाएगी कितनी? 60 सेंटीमीटर। तो आंसर आएगा दैट ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड 60 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ लेंस। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है तो बोले, बताओ भाई। 15 कैसे आया बेटा? ऐसा सोच के देखो ना कि मिरर अपने ऊपर गिरने वाले रे को रिट्रेस कब करेगा? जब उसे लगे कि रे कहां से आई है? उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई है। इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑब्वियसली क्या होगी? 20 सेंटीमीटर होगी। तो लेंस ने जो इमेज बनाई हो, जो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बनने वाली है, उसकी डिस्टेंस मिरर से कितनी दिखनी चाहिए? 20 सेंटीमीटर दिखनी चाहिए। अब ये 5 सेंटीमीटर पहले से था, यानी लेंस ने जो खुद की इमेज बनाई होगी वो उससे लेफ्ट में कितना दूर होनी चाहिए? तो वो उससे लेफ्ट में 15 सेंटीमीटर दूर होनी चाहिए। समझ आया? बताओ भाई, क्लियर है? ठीक है भाई। तो आप ये समझ गए हो कि एक तो ऑटो कॉलिमेशन की जब भी बात है, यानी रे को अपना पाथ रिट्रेस करना होता है, और दूसरी चीज लेंसेज के बारे में फोकल लेंथ वगैरह के साइन आपको याद रखना होता है। चलो, तो सिंपल लेंस फॉर्मूले के क्वेश्चन तो काफी कर लिए हमने। हम अपनी अगली हेडिंग पे चल लेते हैं, ठीक है ना, जो है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर्स।
ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा बच्चे इसमें कंफ्यूज भी रहते हैं, इसलिए ध्यान से सुनना, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर का मतलब क्या है? अच्छा, अगर दो लेंस आते हैं तो वो आसान है, ठीक है ना। हम जानते हैं कि अगर दो लेंस रखे हुए हैं तो आप एक का रिफ्रैक्शन एक से कराओगे पहले इमेज का फॉर्मेशन, वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगी और फिर दूसरे से कराएंगे। ऐसे क्वेश्चन तो सिंपल है, ठीक है ना। बात यहाँ पे क्या हो रही है, लेंस और मिरर के कॉम्बिनेशन की, थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसलिए इसे मैं पहले बता रहा हूँ। मान लो कि आपके पास ऐसी सिचुएशन है, ये सिचुएशन, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये है कि मान लो आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस था, पर आपने उसकी एक साइड को क्या कर दिया है, सिल्वर कर दिया है। सिल्वर करने से क्या होगा, ये जो लेंस है इसकी कुछ फोकल लेंथ तो वही रहने वाली है, सेम ही रहने वाली है। इसको हम इंटरप्रेट कैसे करते हैं ये समझना। भले वो बोले कि आपके पास एक लेंस था और आपने यहाँ पे सिर्फ सिल्वर कोटिंग की है, पर आपको इसे हमेशा मानना है कि ये कॉम्बिनेशन है एक कॉन्वेक्स लेंस प्लस एक कॉनकेव मिरर का। इन दोनों को हमें अलग अलग ट्रीट करना होता है, ठीक है ना। भले एक साथ दिया गया हो, दिस पोर्शन हैज बीन सिल्वर्ड, पर हम दोनों को क्या मानते हैं, अलग अलग मानते हैं। तो लेंस की फोकल लेंथ तो कुछ FL ही रहने वाली है, फोकल लेंथ तो बदलेगी नहीं सिल्वर करोगे तो। हाँ, मिरर की फोकल लेंथ एक एक्स्ट्रा आ जाएगी, जो हमें पता है कितनी होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। समझ आ रही है बात? मान लेते हैं इसकी एक्सिस पे एक ऑब्जेक्ट रख दी गई है, ठीक है ना। अब ये टोटल इफेक्टिवली बिहेव कैसे करेगा, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि द कॉम्बिनेशन विल बिहेव लाइक, पूरा कॉम्बिनेशन लेंस की तरह बिहेव करेगा या मिरर की तरह बिहेव करेगा? क्या आप ये बता सकते हो? मैं इक्वलेंट, दरअसल देखो करने क्या वाले हैं ना, इन दोनों को, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है, इसे मैं किसी एक चीज से रिप्लेस करूंगा और उसे मैं इसका इक्वलेंट बोलने वाला हूं। यानी जो लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन है, मैं उसे किसी सिंगल चीज से रिप्लेस करना चाहता हूँ, या तो लेंस से या तो मिरर से। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये इक्वलेंट में लेंस बनेगा या एक मिरर बनेगा। बताओ भाई, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इसमें कुछ सोचना नहीं है ज्यादा, कॉमन सेंस वाली बात है। आपको लेंस और मिरर का मीनिंग समझ आना चाहिए। तो पूरा कॉम्बिनेशन विल बिहेव लाइक अ मिरर। अरे भाई, मिरर की बात ये होती है कि जब मिरर पे आप रे टकराते हो तो रे का रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन लेंस से रे का रिफ्रैक्शन होता है। रे हमेशा लेंस को पार करके दूसरी साइड जाती है। अब यहां कितने भी लेंस लगे हों, अगर बीच में आपने एक भी मिरर लगा दिया तो वहां से तो रे रिफ्लेक्ट ही होने वाली है। तो रे कभी भी पार करके दूसरी साइड तो जा ही नहीं सकती। अगर आपने एक भी मिरर लगाया है तो रे दूसरी साइड जा नहीं सकती। अगर दूसरी साइड जा नहीं सकती, इसका मतलब पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन कैसे बिहेव कर रहा है, मिरर की तरह बिहेव कर रहा है। ये याद रखना है हम। अरे क्लियर है कि नहीं? तो अगर एक लेंस हो, दो लेंस हो, 10 लेंस हो, पर एक भी मिरर अगर है तो पूरा कॉम्बिनेशन मिरर की तरह ही बिहेव करता है। समझ आ रही है बात? ओवरऑल कॉम्बिनेशन विल बिहेव लाइक अ मिरर। तो अब बात आती है कि वो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ में क्या लूं, मैं इसे कैसे मिरर से रिप्लेस करूं, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, और उसकी फोकल लेंथ में क्या लूं। तो बड़ा ही सिंपल सा है, उसके लिए आपको निकालनी होगी कि नेट फोकल लेंथ जो होगी 1/f नेट, ये हो जाएगा p नेट। p जहां पे क्या है, p है पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। तो अगर मैं इस कॉम्बिनेशन की नेट पावर निकाल लूं तो उसका रेसिप्रोकल करके मैं ये बता सकता हूं कि लेंस की फोकल, सॉरी, मिरर की फोकल लेंथ, जो इक्विवेलेंट मिरर बनेगा उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी। और साइन से मैं ये बता सकता हूं कि कन्वर्जिंग होगी या डाइवर्जिंग होगी, है कि नहीं। तो बस हमें वही कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं कि नेट पावर क्या आएगी हमारे पास, तो ऐसा सोच के देखो कि पावर ऑफ लेंस में कह देता हूं PL है और पावर ऑफ मिरर में कह देता हूं PM है। तो क्या मुझे कोई बता सकता है कि नेट पावर का फॉर्मूला क्या आएगा? नेट पावर इस कॉम्बिनेशन की कितनी होगी?
आपने इनकी कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी को कितनी बार यूज किया है, बता सकते हो क्या? तो बस अब यहीं पे ध्यान देना है आपको, ठीक है ना। फॉर्मूला कई लोगों को हजम नहीं होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। मान लो रे इधर से आई, तो एक बार इसका रिफ्रैक्शन हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? तो इसने क्या यूज किया? इसने लेंस की पावर यूज की है इस समय या मिरर की पावर यूज की है? लेंस की पावर यूज की, आप देख पा रहे हो। फिर ये टकराया मिरर से, अब इसने मिरर की पावर यूज की है या लेंस की पावर यूज की है? इसने मिरर की पावर यूज की है। फिर ऑब्वियसली रिफ्लेक्शन होगा, और फिर फाइनली इमेज जब इसे फॉर्म करनी है तो रे जब लौट के बाहर निकलेगी तब इसने फिर से लेंस यूज किया है या मिरर यूज किया है? तो आपको पता लगेगा कि इसने फिर से क्या यूज किया है, लेंस यूज किया है। तो एक रिफ्लेक्शन में लेंस तो भाई कितनी बार यूज होता है, 2 बार यूज होता है, लेकिन मिरर कितनी बार यूज होता है, 1 बार यूज होता है। इसलिए जो नेट पावर इसकी बताई जा सकती है वो बताई जाती है पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर प्लस पावर ऑफ लेंस। क्योंकि 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है लेंस से, इसलिए उसकी पावर 2 बार यूज की जाएगी। तो पी नेट का जो फॉर्मूला आएगा आपके पास वो आ जाता है सिंपली 2 टाइम्स पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर। ये याद रखना, लेंस की पावर में आपको 2 पुट करना पड़ेगा, क्योंकि 2 बार रिफ्रैक्शन किससे हो रहा है, लेंस से हो रहा है। बात समझ आई? अरे क्लियर है कि नहीं? किसी को कोई डाउट इसमें? चलो, अगर ये क्लियर है तो फिर देख लेते हैं भाई कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैसे निकाली जाएगी। वो तो बहुत ही आसान है। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ की अगर मैं बात करूं, ठीक है ना। तो पहली बात तो ऐसा देख के बताओ आप कि मिरर आपका कैसा था, कन्वर्जिंग था या डाइवर्जिंग था? कन्वर्जिंग था। और लेंस आपका कैसा था, कन्वर्जिंग था या डाइवर्जिंग था? कन्वर्जिंग था। अरे भाई तो इक्विवेलेंट भी क्या आना चाहिए, कन्वर्जिंग आना चाहिए या डाइवर्जिंग आना चाहिए? वो भी कन्वर्जिंग ही आना चाहिए। 2 कन्वर्जिंग पावर आपने यूज किए हैं, तो फाइनल रिजल्ट भी आपको क्या मिलना चाहिए, कन्वर्जिंग ही मिलना चाहिए। तो अब आप सिंपली क्या कह सकते हो कि 1/f इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आ जाएगी वो सिंपली क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1/फोकल लेंथ ऑफ लेंस प्लस 1/फोकल लेंथ ऑफ मिरर प्लस 1/फोकल लेंथ ऑफ लेंस। मैं 2 बार फोकल लेंथ ऑफ लेंस इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको ये समझ आ सके कि हम कैसा ला रहे हैं, फाइनल आंसर पॉजिटिव ला रहे हैं, और 2 बार रिफ्रैक्शन यूज हुआ है, किससे, लेंस से यूज हुआ है। समझ आई क्या बात? तो इसे इस तरह से भी लिख सकते हो आप, 1/f इक्विवेलेंट जो होगा वो सिंपली हो जाएगा 2 टाइम्स फोकल लेंथ ऑफ लेंस इक्विवेलेंट, जितने भी लेंस हो उन सभी की फोकल लेंथ का इक्विवेलेंट, ठीक है ना, प्लस 1/फोकल लेंथ ऑफ मिरर। बात समझ आ रही है? तो बस ये फॉर्मूला हमें सिंपली यूज करना होता है, ठीक है ना। अब इनमें सब आप सिंपली साइन के साथ पुट कर सकते हो। जैसे कन्वर्जिंग है तो फोकल लेंथ को मैं सिंपली कैसे पुट करूंगा, पॉजिटिव पुट करूंगा। डाइवर्जिंग है तो कैसा पुट कर दूंगा मैं, नेगेटिव लिख दूंगा, ठीक है ना। बस 1/p नेट भी लिख सकते हैं बेटा, वो भी सही है। 1/p नेट भी लिख सकते हो आप, ठीक। और क्लियर हो जाएगा। पहले हम जो सिंपल वाला पार्ट था वो देख लेते हैं। अभी तो मैंने मिरर के साथ बताया था। अब अगर आपको दिया जाए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर लेंसेज, 2 या 2 से ज्यादा लेंस अगर हैं तो उनके कॉम्बिनेशन को किस तरह से डील करेंगे हम। काफी सिंपल ही है। कैसे बिहेव करेगा ये, अगर आपके पास मिरर नहीं है, लेंस ही है, 2 या 2 से ज्यादा लेंस हैं, तो द कॉम्बिनेशन विल बिहेव लाइक अ लेंस। ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन भी बिहेव करेगा कैसे, कॉम्बिनेशन बिहेव्स लाइक अ लेंस, क्योंकि आप सिर्फ लेंस और लेंस को ऐड करोगे तो फाइनली भी क्या मिलने वाला है आपको, लेंस ही मिलने वाला है। अब बात आती है फोकल लेंथ कैसे निकाली जाए। तो मान लो एक हमारे पास कॉन्वेक्स है
और एक हमारे पास कॉनकेव लेंस है। दोनों को मैंने चिपका के रखा था। एक की फोकल लेंथ f1 है, दूसरे की फोकल लेंथ f2 है। तो इक्विवेलेंट बनाने का मतलब ये है कि इन दोनों को रिप्लेस करके कितनी फोकल लेंथ का एक सिंगल लेंस रख दिया जाए, ताकि इस ऑब्जेक्ट की इमेज जहां फॉर्म हो रही थी वहीं पे फॉर्म हो, है कि नहीं। तो सिंपल है, रे इस तरह से जाएगी, एक बार रिफ्रैक्शन f1 से होगा, एक बार रिफ्रैक्शन f2 से होगा, और कहीं रे फॉर्म कर देगी इमेज को। तो सीधे सीधे 1/f इक्विवेलेंट को मैं क्या कह सकता हूं, 1/f1 प्लस 1/f2, है कि नहीं। और ऑब्वियसली फोकल लेंथ को मैं साइन के साथ रखूंगा, यहां तो मैंने सिर्फ फॉर्मूला लगा दिया है, ठीक है ना। पर आप जानते हो कि f1 कैसा होगा, f1 पॉजिटिव होगा, और f2 कैसा होगा, f2 नेगेटिव होगा। तो अब डिपेंड करेगा कि इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन कन्वर्जिंग बिहेव करने वाला है या डाइवर्जिंग बिहेव करने वाला है, ये डिपेंड करेगा आपके f1 और f2 पे। अगर फाइनली साइन के साथ रखने पे आपकी इक्विवेलेंट पावर पॉजिटिव आती है, इफ f इक्विवेलेंट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, इसका मतलब सिस्टम जो है वो कन्वर्जिंग बिहेव कर रहा है। लेकिन अगर आपका f इक्विवेलेंट नेगेटिव आ जाता है फाइनली, इसका मतलब कि आपका सिस्टम डाइवर्जिंग बिहेव कर रहा है। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर है कि नहीं। तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, f1 और f2 के ऊपर, ठीक है ना। कोई डाउट यहां तक किसी को। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर भाई। तो आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है ना, और एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, 15 सेंटीमीटर दूर रखा गया है इसे। और जो इमेज फॉर्म होती है इस केस में, वो दूसरी साइड पे फॉर्म होती है, और वो 30 सेंटीमीटर दूर फॉर्म होती है, ठीक है ना। तो अब बोला गया है कि इफ द कॉनकेव if a concave lens if a concave lens if a concave lens is placed in contact is placed in contact with the convex lens, इसी convex lens के साथ कांटेक्ट में concave lens को रख दिया जाए, तो image is shifted away by 30 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज। जो दो लेंस हैं उनकी फोकल लेंथ क्या है। क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। पहले सिंपली आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस था, फिर उसके साथ चिपका के एक कॉनकेव लेंस और रख दिया, तो इमेज जो है और 30 सेंटीमीटर दूर चली गई है। तो दोनों की इंडिविजुअल फोकल लेंथ क्या होगी। बेटा अवे बोला है ना, दूर बोला है। इंग्लिश पढ़ो थोड़ा सा। अवे मतलब दूर शिफ्ट हुआ है, तो लेंस से ही दूर शिफ्ट हुआ होगा।
चलो भाई देख लेते हैं। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है आपसे, पहले कॉन्वेक्स लेंस था, ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर दूर थी, तो इमेज जो फॉर्म हो रही थी वो 30 सेंटीमीटर पे फॉर्म हो रही थी। अब जब एक कॉनकेव लेंस को इसके साथ कांटेक्ट में रखा गया तो इमेज जो है फर्दर शिफ्ट हो गई 30 सेंटीमीटर से, यानी इमेज अब 60 सेंटीमीटर दूर फॉर्म हो रही होगी कॉम्बिनेशन से। खैर ये तो बाद की कहानी है। अगर मैं पहले के लिए सॉल्व कर दूं, इसकी फोकल लेंथ में एफ मान लूं, तो 1/f ये होना चाहिए 1/v माइनस 1/u। रेज इस तरह से जा रही है तो ये डायरेक्शन जो है पॉजिटिव है। कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव ले ली जाएगी, तो मैं सिंपली कह सकता हूँ 1/f1 ये होना चाहिए 1/v आपका 30 पे फॉर्म हुआ है, माइनस 1/u माइनस 15। यहां से आपको f1 सिंपली मिल जाएगा कितना, 10 सेंटीमीटर। समझ आ रही बात? यानी कि जो कॉन्वेक्स लेंस अकेला पहले रखा था उसकी फोकल लेंथ तो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। अब हम कह रहे हैं कि इसी सिचुएशन में इसी कॉन्वेक्स लेंस के साथ एक कॉनकेव लेंस को और कांटेक्ट में रख दिया गया है, और यहाँ है आपकी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अभी भी सिस्टम से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे है, पर अब जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो फॉर्म हो रहा है 60 सेंटीमीटर पे, क्योंकि वो 30 सेंटीमीटर फर्दर चली गई है। तो इसके लिए मैं क्या मान लूं कि सिस्टम का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है 1/f इक्विवेलेंट। तो मैं सिंपली क्या कह सकता हूं, 1/f इक्विवेलेंट ये होना चाहिए 1/v माइनस 1/u। तो 1/f इक्विवेलेंट क्या मिल जाएगा मुझे, 1/v तो 60 है, माइनस 1/u माइनस 15। अरे भाई बात समझ आ रही है कि नहीं? तो यहां से आपको f इक्विवेलेंट की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, देख सकते हो आप, f इक्विवेलेंट हमें मिल जाएगा कितना, 12 सेंटीमीटर। यानी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। अब बस सिंपली आपको निकालना था कि f2 की वैल्यू क्या होगी। ये था आपका f1। तो मैं सिंपली फॉर्मूला लगा सकता हूं 1/f इक्विवेलेंट ये होना चाहिए 1/f1 प्लस 1/f2, यानी ये 1/12 ये इक्वल होना चाहिए 1/10 प्लस 1/f2। और सिंपली मुझे यहां से f2 की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, f2 की वैल्यू कितनी मिल रही है हमें, 1/12 माइनस 1/10, 60 माइनस 60 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली वो कॉनकेव है तो उसकी माइनस 60 ही आनी चाहिए थी। कोई डाउट किसी को? क्या कोई डाउट है किसी को? नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। हलवा, क्या बात है। हलवा ही है। तो अगला सवाल है हमारे पास, टू आइडेंटिकल थिन converging lenses are in contact 12.5 centimeter away from an object. If the image formed
if the image formed is 4 times enlarged, find power of each lens. Find power of each lens. कर दो भाई, सिंपल ही है। ठीक है, चलो देखो। तो पहले तो हम लगा सकते हैं सिंपली 1/f इक्वलेंट, ये होना चाहिए 1/v माइनस 1/u। तो आपको क्या क्या दिया हुआ है? पहले तो आपको दिया है कि v/u इसकी वैल्यू है 4 टाइम्स, ठीक है ना, क्योंकि इमेज जो है वो 4 गुना बड़ी बनी है, यही आपका मैग्निफिकेशन होता है। तो मुझे v की वैल्यू यहां से मिल जाएगी 12.5 इंटू 4, यानी कि 50 सेंटीमीटर। तो इमेज जो है कॉम्बिनेशन से 50 सेंटीमीटर दूर बनी है। u की वैल्यू आपको पता है 12.5 सेंटीमीटर, बस इसमें पुट कर देते हैं। तो 1/f इक्वलेंट ये हो जाएगा 1/v माइनस 1/-12.5, ठीक है ना, सिंपल है। यहां से f इक्वलेंट की वैल्यू आपको मिल जाती है कितनी, 10 सेंटीमीटर। तो इक्वलेंट फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो मैं इक्वलेंट पावर निकाल लेता हूं। इक्विवेलेंट पावर कितनी हो जाएगी, तो इक्विवेलेंट पावर आपको मिलेगी P, ये होना चाहिए 1/0.1 डायप्टर। समझ आ रही है ना बात, क्योंकि फोकल लेंथ को हम मीटर में रखते हैं, मैंने बताया था। तो P नेट जो आपको मिला है वो मिल जाएगा 10 डायप्टर। तो नेट पावर क्या है, 10 डायप्टर है। समझ आ रही है ना बात। अगर नेट पावर 10 डायप्टर है, यानी कि दोनों आइडेंटिकल थिन कन्वर्जिंग लेंस थे, तो दोनों की पावर कैसी रही होगी, पॉजिटिव रही होगी। तो मैं कह सकता हूं कि 2 इंटू पावर ऑफ इंडिविजुअल लेंस ये होना चाहिए 10 डायप्टर। तो पावर ऑफ लेंस आपको मिल गया कितना, 5 डायप्टर। अरे भाई बात समझ आई क्या, समझ आ रही है बात, ठीक है ना। वी नेगेटिव क्यों नहीं होगा, किसी ने पूछा। बेटा रियल ऑब्जेक्ट की तो रियल इमेज फॉर्म हो रही है ना, कन्वर्जिंग बताया है हमने।
ठीक है, u को माइनस क्यों ले रहे हैं, ये सब सवाल नहीं पूछने चाहिए अब आपको। अरे ऑब्वियसली u तो नेगेटिव होता ही है हमेशा, अगर वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं है तो इस तरह से रेज जाएंगी तो u तो नेगेटिव रहेगी ना, ठीक है ना। अगर वर्चुअल है तो एनलार्ज कैसे हो रहा है, एनलार्ज हो सकता है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है कि एनलार्ज नहीं फॉर्म हो सकती, वो तो डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, कितनी दूर फॉर्म हो रही है, ठीक है ना। पी नेट में क्या बताना है बेटा, एफ नेट निकाल लिया, जो हमने एफ नेट निकाला था उसको रेसिप्रोकल कर दिया, बस याद रखना फोकल लेंथ को मीटर में पुट करना होता है, तो आपको पावर मिल गई नेट। ये तो सबसे हो जाना चाहिए था, मैं उम्मीद कर रहा था, पर ठीक है, उम्मीद टूटती रहती है। किसी को कोई और डाउट, चलें अगले सवाल के ऊपर। चलिए, और एक बिल्कुल करेंगे, और एक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन है कि कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। पता है इतने लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि जिनमें डायग्राम रहता है वो तो हम आसानी से कर ही लेते हैं, लैंग्वेज वाले ही दिक्कत देते हैं, और जनरली ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर इज सिल्वर्ड टू मेक इट रिफ्लेक्टिंग, ठीक है। म्यू ऑफ लेंस आपको दे दिया गया है 3/2, तो आपको बताना है फाइंड इमेज लोकेशन फॉर एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस ऑन द ऑप्टिकल एक्सिस। ध्यान से करना भाई सभी लोग, बिल्कुल वही डायग्राम है जिससे हमने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस और मिरर पढ़ा है।
तो कई लोग, सभी की मतलब एक गलती हो रही है, मुझे लग रहा है वही गलती हो रही है क्योंकि सबका आंसर अलग अलग आ रहा है। तो आप शायद एक चीज भूल रहे हो, वो शायद आप नेट पावर निकालने में गलती कर रहे होगे, ठीक है ना। तो देख लो, आपको याद रखना है कन्वर्जिंग है तो हमें पावर कैसी लानी है, पॉजिटिव लानी है, ठीक है ना। इस तरह का आपका लेंस था, उन्होंने कर्व्ड पोर्शन को क्या कर दिया है, सिल्वर कर दिया है। ऑब्वियसली इस कर्व्ड पोर्शन की फोकल लेंथ बताने के लिए मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर पता होना जरूरी है, जबकि बताया गया है कि इस लेंस की जो फोकल लेंथ है वो आपकी 30 सेंटीमीटर है और इसका जो म्यू है वो आपका 3/2 है, ठीक है। तो लेंस मेकर फॉर्मूला से पहले मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालूंगा। तो हमें पता है 1/f, ये आता है म्यू रिलेटिव -1, 1/r1 -1/r2। मैं मान लेता हूँ रेज इस तरफ से आ रही है, तो ये हमारा R1 हो गया, ये हमारा R2 हो गया। तो मैं कह सकता हूँ 1/f जो आपको बताई गई है 30 है, ठीक है ना। ये होना चाहिए म्यू रिलेटिव -1 यानी 3/2 -1, 1/r1 यानी पहला रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट है, -1/r2 ये नेगेटिव है, -1/r। यहां से मैं सॉल्व करूंगा, मुझे रेडियस की वैल्यू कितनी मिल रही है, देखो जरा, ये हो गया 1/2, ये हो गया 0 प्लस 1/2r, 2 से कटा 15 सेंटीमीटर। यानी कि आपका जो सरफेस है, कर्ड सरफेस है, उसका रेडियस भाई कितना है, उसका रेडियस है 15 सेंटीमीटर। ये सभी का सही आ जाना चाहिए था, ठीक है ना, एटलीस्ट। ये अगर सही आ गया तो मैं बता सकता हूं कि फोकल लेंथ ऑफ मिरर, जो ये मिरर फॉर्म हुआ होगा हमारा, उसकी फोकल लेंथ क्या होगी। तो फोकल लेंथ ऑफ मिरर यह हमें सिंपली मिल जाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, यानी कि 7.5 सेंटीमीटर। तो 7.5 सेंटीमीटर जो है ये हमारे मिरर की क्या होगी, फोकल लेंथ होगी। क्लियर है कि नहीं? तो अब बात आती है कि आपको निकालना है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा। अभी पूरा कॉम्बिनेशन कैसा बिहेव करने वाला है, होल कॉम्बिनेशन विल बिहेव लाइक अ मिरर। ये हम देख चुके हैं, एक भी मिरर आ जाता है तो पूरा कॉम्बिनेशन एक मिरर की तरह ही बिहेव करने वाला है। और ऑब्वियसली कैसा मिरर फॉर्म होगा, तो कन्वर्जिंग मिरर ही फॉर्म होने वाला है, ये हमको समझ आना चाहिए, ठीक है ना। खैर, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1/f इक्वलेंट, ये हो जाना चाहिए 2 फोकल लेंथ ऑफ लेंस प्लस 1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर। अब यहीं पे प्लस माइनस की गलती कुछ लोग कर देते हैं। अब मैंने ये फॉर्मूला प्लस साइन के साथ इसलिए लिखा है क्योंकि बुक्स में इस तरह का दिया रहता है। अगर आप मिरर की फोकल लेंथ साइन के साथ पुट करना चाहते हो तो आपको -1/f लिखना चाहिए। हमने देखा था मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, -1/f, ठीक है ना। तो P इक्विवेलेंट का फॉर्मूला तो यही आता है कि पावर ऑफ लेंस 2 टाइम्स पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर। लेकिन अगर आप उसे फोकल लेंथ के टर्म्स में लिखना चाहते हो तो फिर आपको एक माइनस साइन लगा लेना चाहिए अगर आप फोकल लेंथ को साइन के साथ पुट करने वाले हो। अब बुक्स में जनरली प्लस साइन के साथ दे दिया जाता है, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कन्वर्जिंग मिरर है तो हम फोकल लेंथ पॉजिटिव के साथ पुट कर देंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, पावर पॉजिटिव चाहिए। तो वो इसके अंदर साइन को इंक्लूड कर लेते हैं। बात समझ रहे हो मेरी? तो गलती आपसे यही हुई होगी कि आपने यहाँ पे -7.5 पुट कर दिया होगा, जबकि आपको पुट क्या करना था, +7.5 ही पुट करना था। दरअसल फॉर्मूला उनको लिखना किस तरह से चाहिए, जैसे बुक्स वगैरह में लिखा जाए तो 2/fl -1/fm लिखा जाना चाहिए। अब बच्चा साइन के साथ पुट कर सकता है फोकल लेंथ को, है कि नहीं? आप साइन के साथ, अगर कॉनकेव है तो साइन के साथ आप वैसे ही नेगेटिव साइन रखते तो वो ओवरऑल प्लस हो जाता। लेकिन वहां लॉजिक दे दिया जाता है कि हम यहाँ पे +1/fm लिख रहे हैं, तो यहाँ हमने पावर लिखी है तो वो पूरी पावर हम साइन के साथ पुट करेंगे। यानी अगर कन्वर्जिंग है तो हमें पॉजिटिव पावर पुट करनी है, डाइवर्जिंग है तो हमें नेगेटिव पावर पुट करनी है। तो यही आपको याद रखना था। तो 1/f इक्वलेंट जो हमें मिल जाता वो मिल जाता 2 फोकल लेंथ ऑफ लेंस 30 दिया गया है प्लस 1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर जो कि है 7.5। अरे बात समझ आई क्या? यहां से f इक्वलेंट क्या मिल जाएगा, कुछ हो गया गलती, क्या हो रही है, दिख रहा है सबको, दिख रहा है क्या? f इक्वलेंट यहां से आपको मिल जाएगा कितना, 5 सेंटीमीटर।
यानी इस पूरे कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। मैं बस ये बताना चाहता हूं आपको कि अगर आप पावर का फॉर्मूला, इक्विवेलेंट पावर का फॉर्मूला के अंदर मिरर की फोकल लेंथ भी साइन के साथ रखना चाहते हो तो फॉर्मूला आप ये याद रखो कि P इक्विवेलेंट इज 2 टाइम्स पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर। पावर में तो सही है, लेकिन पावर ऑफ मिरर का फॉर्मूला याद करो, मैंने क्या लिखा था, -1/f। तो यहाँ -1/f लिखो ताकि आप साइन के साथ पुट कर सको सारी चीजों को। अगर आप ये समझ सकते हो कि कन्वर्जिंग है तो फिर आपको प्लस के साथ याद रखना चाहिए। समझ आ रही है बात? समझ पा रहे हो कि सभी? बस, तो फोकल लेंथ आपको मिल गया कितना, 5 सेंटीमीटर। अब अगर फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर मिल गया तो अब तो बस आपको क्या करना है, मिरर फॉर्मूला लगाना है। अच्छा, कैसा मिरर होगा, कैसा मिरर फॉर्म होने वाला है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स? मिरर कैसा फॉर्म होने वाला है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स? बताओ भाई। अरे भाई कॉनकेव ही फॉर्म होगा ना यार, कैसी बातें कर रहे हो। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। सिंपली हमें क्या मिल जाएगा, इक्विवेलेंट तो यही मिरर ही फॉर्म होने वाला है, बस फोकल लेंथ उसकी बदल जाएगी, नेचर तो वही है। लेंस में हम इक्विवेलेंट में देखते हैं नेचर कैसा आ रहा है। ठीक है, फॉर्मूला लगा दूंगा मैं, क्या है, 1/f, ये होना चाहिए 1/v प्लस 1/u। तो पुट कर दो 1/f, ठीक है ना, ये हो जाना चाहिए 1/v, आपको v ही निकालना है, प्लस 1/u की वैल्यू -40 आपको दी गई है। ठीक है, यहाँ से 1/v हमें मिल जाता है 1/40 माइनस 1/5, और v की वैल्यू हमें मिल जाती है 200/35 माइनस 200/35 सेंटीमीटर, यानी कि -40/7 सेंटीमीटर। तो काफी चीजें याद रखने के लिए थी इस क्वेश्चन में। अब किसी को कोई डाउट है तो बोले। बोलो भैया, कोई डाउट? अरे क्लियर है क्या? तो अगले सवाल पे चलें और थोड़ा ढंग का सवाल करें। अरे बेटा मैं समझ गया, 6 बार क्यों लिख रहे हो अभिनव? आपने पावर अलग से निकाल ली, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं हुई तो अच्छी बात है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स इसमें भी कुछ नहीं है, मुझे ये आता है तो मुझे कॉम्प्लेक्स नहीं लगा, तुम्हें मे भी इतना नहीं आता इसलिए तुम्हें कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा। इसमें भी कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, आप पावर अलग से निकालोगे, सेम ही चीज तो करोगे आप एंड में। ठीक है, आप भी सेम ही चीज करने वाले हो ना एंड में, इक्विवेलेंट पावर से ही करोगे ना आप भी, मेथड तो सेम ही है। चलो अच्छी बात है, आपका आंसर आ गया अगर तो बहुत अच्छी बात है। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा ही क्वेश्चन है, ध्यान से करना। हाँ, तो इस बार हमारे पास कुछ इस प्रकार का लेंस है, क्या बोलते हैं इसे, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। हमारे पास एक कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस है जो कि इस तरह से रखा गया है ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल। ये आपका हॉरिजॉन्टल टेबल है, ये कांटेक्ट में, ठीक है ना। मैंने डायग्राम थोड़ा सा सही नहीं बनाया, मैं मिटा के सही ही बना देता हूँ। अरे चिपक जाए यार एक तो। ठीक है, समझ रहे हो ना, मतलब ये टेबल है, कांटेक्ट में है। ठीक है, इज प्लेस्ड ऑन अ और इस सरफेस को मैंने क्या कर दिया, चमकने वाला कर दिया, सिल्वरिंग कर दिया, चमकेगा, ये मिरर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है ना। Radius of curvature of the two surfaces, radius of curvature of the two surfaces are 30 centimeter and 60 centimeter respectively। ठीक है ना। Find the position on the principal axis। ठीक है, तो आपको ये बताना है डिस्टेंस, हाँ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम O
on optical axis for autocollimation। बड़ी आसान सी बात है कि भाई ऑब्जेक्ट कहाँ रखें ताकि इमेज वहीं की वहीं फॉर्म हो जाए। ओ पॉइंट से आपको ये बताना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखनी चाहिए, ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए ताकि इमेज ऑब्जेक्ट के ऊपर ही फॉर्म हो जाए। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना। लेंस का म्यू 3/2 दिया हुआ है। तो गड़बड़ हुई है फिर से लोगों से, क्यों नहीं समझ पा रहे हो, क्या करें।
चलो देख लेते हैं। तो क्या दिया गया है आपको, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है 30 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर, ठीक है ना। पहले तो ये पता होना चाहिए 30 कौन सा होगा 60 कौन सा होगा। तो ये आपका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये है 30 सेंटीमीटर और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये है 60 सेंटीमीटर। समझ आ रही है ना बात। जितना कम कर्वेचर होता है उतना ज्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। या ऐसा मान सकते हो कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स बोला है तो कॉनकेव पोर्शन, ठीक है ना, आपको दिख रहा है ऊपर है, कॉन्वेक्स पोर्शन नीचे। पर आपको ध्यान क्या देना है कि अगर दो सरफेस इस तरह से दिए गए हैं तो किसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा, इस पोर्शन का रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा और इस पोर्शन का रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा। मैं हमेशा कैसे याद कर लेता हूं कि फ्लैट लाइन अगर हो, फ्लैट सरफेस अगर हो तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है। तो जैसे जैसे कर्वेचर इस तरह से बढ़ेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर घटता जाना चाहिए। सबसे बड़ा कब होगा, जब प्लेन लाइन हो जाएगी। तो ऊपर वाला जो है 60 था और नीचे वाला वो कैसा था, 30 था। समझ आई क्या बात, ठीक है ना। हम्म। तो अब इसके लिए मुझे क्या दिया गया है, आपको दी गई है इसके लिए फोकल लेंथ, ठीक है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर दी गई, सॉरी आपको यहाँ पे दी गई 30 सेंटीमीटर। तो मैं सीधे सीधे मिरर की फोकल लेंथ बता सकता हूँ। मिरर की फोकल लेंथ हो जाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2 और 30 सेंटीमीटर बाय 2, यानी कि फोकल लेंथ ऑफ मिरर तो हमारी कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। ये हमें सीधे सीधे दिख जाना चाहिए। ये बस इसी पे बेस्ड था कि आप कर्वेचर पहचान सको, जो कि बहुत ही बेसिक आइडिया है। उसके बाद हम लेंस का निकाल लेंगे। तो 1/f ऑफ लेंस ये हो जाता है म्यू रिलेटिव -1। अब यहां से मैं रेज को आता हूं मान लेता हूं, तो ये है हमारा R1 और ये है हमारा R2, दोनों ही नेगेटिव होंगे। तो -1/60 -1/-30, तो ये मुझे मिल गया कितना, 1/2, ठीक है ना। ये मिल गया हमें कितना, 1/30, 1/60 सॉरी। तो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस मुझे मिल गई कितनी, 120 सेंटीमीटर। बड़ा ही साधारण सा था भाई। उसके बाद क्या करना होता है, इक्वलेंट फोकल लेंथ निकालनी होती है। 1/f इक्वलेंट ये हो जाएगा 2 बाय फोकल लेंथ ऑफ लेंस प्लस 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ मिरर, जिसमें क्योंकि कन्वर्जिंग मिरर है तो मैं फोकल लेंथ पॉजिटिव डालूंगा। अगर आप साइन के साथ पुट करना चाहते हो रेज की डायरेक्शन से तो आपको पता है ये नेगेटिव आती, तो नेगेटिव साइन पहले लगा देते। तो जाएगा 2 बाय फोकल लेंथ ऑफ लेंस 120 प्लस 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ मिरर जो कि है 15। यहां से आपको एफ इक्वलेंट की वैल्यू मिल जाती 12 सेंटीमीटर। एफ इक्वलेंट क्योंकि 12 सेंटीमीटर पे, तो सोच के देखो ऑब्जेक्ट कहाँ रखी होनी चाहिए ऑटो कॉलिमेशन के लिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी कितनी हो जाएगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर मैं बोलूं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो वो हो जाना चाहिए सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि 2f इक्वलेंट यानी कि 24 सेंटीमीटर। तो आपको ऑब्जेक्ट कहाँ रखनी चाहिए, 24 सेंटीमीटर दूर रखनी चाहिए। बेटा फिर वही आप इतना सिंपल सा डाउट पूछ रहे हो, नीचे वाले को 30 ऊपर वाले को 60 क्यों लिया। मैं तब से यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको दो कर्वेचर अगर दे दूं, सिर्फ मुझे ये बता दो R1 बड़ा है R2 बड़ा है, R1 ग्रेटर देन R2, R2 ग्रेटर देन R1, R1 इक्वल टू R2। तीन ऑप्शन दे रहा हूं मैं, सवाल है बता दो भाई कौन बड़ा है। अरे ये तो समझ आना चाहिए ना, अगर ये प्लेन हो जाता तो रेडियस इनफाइनाइट हो जाती। तो जो कम घुमा हुआ दिखता है ना उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होती है। जो ज्यादा घुमा, जैसे ये देखो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगी या इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगी, तो भाई इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज्यादा होगी। इसकी तो बहुत छोटी सी होगी ना, छोटा सर्कल, इसका बहुत बड़ा सर्कल बनेगा। तो ये याद रखना भाई, ये अब सर्कुलर मोशन में हुआ था रेडियस ऑफ कर्वेचर में, ठीक है ना। पढ़ी थी ऐसी भी चीज हमने, ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कभी बताया नहीं हो। मैंने बिल्कुल बताया था कि जब हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर याद किया था 1 बाय कर्वेचर, कुछ लोग बोले हैं कि नहीं पढ़ाया था, अगर याद करोगे तो 11th में पढ़ाया था दैट कर्वेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऐसा डायग्राम बनाया होगा मैंने, मुझे ये तक याद है कि मैंने कैसा डायग्राम, ऐसा कुछ डायग्राम बना के दिखाया होगा। ये एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, ये एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है।
हेडिंग थी ना एक, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारी v स्क्वायर बाय a परपेंडिकुलर, वहां की राम कथा है ये, ठीक है। तो आई होप आप क्लियर हो गया हो। सवाल जो था, तुम्हें कॉन्सेप्ट तो समझ आ रहा है, तुम वही छोटी मोटी गलतियां कर रहे हो, प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, एक ही तरीका है, ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा एक चीज और, वो याद रखना, अब मेंस वगैरह में ऐसा हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, ठीक है ना, वो है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ सेपरेटेड सेपरेटेड लेंस कॉम्बिनेशन। यहाँ जब भी मिरर का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल रहे हैं हम, मिरर लेंस कॉम्बिनेशन का या लेंस लेंस कॉम्बिनेशन का, तो अभी तक हमने सारे फॉर्मूले तब पढ़े जब उन्हें कांटेक्ट में रखा गया था। पर मान लो कोई आपसे ये कह दे कि एक मिरर मेरे पास ये है, एक लेंस मेरे पास ये है, और दूसरा लेंस मेरे पास ये है, सेम ऑप्टिकल एक्सिस पर रखे हैं, इसकी फोकल लेंथ है f1, इसकी फोकल लेंथ है f2, और इनके बीच का सेपरेशन है d, तो बताओ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगी। तो ये सवाल पूछने का कोई सेंस नहीं है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पूछने का यहाँ कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इन दोनों को रिप्लेस करके मैं एक सिंगल लेंस अगर रखना भी चाहूं तो उसे मैं कहां रखूंगा। बात यह है कि उसकी पोजीशन में कहां रखूंगा, f1 की जगह पे रखूंगा, मैं f2 की जगह पे रखूंगा, उनके बीच में रखूंगा, कहां रखूंगा, ये सब हमें नहीं पता। तो इन इस ऐसे कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पूछने का कोई मतलब नहीं होता। जबकि इससे पहले जो थिन लेंस हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो इतने थिन हैं कि वहां 2 लेंस हो 3 लेंस हो, हमें किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता है, हम क्या कर देते हैं, सिंपली इनकी जगह पे एक इक्विवेलेंट लेंस रख देंगे, तो वो चीज पॉसिबल है। फिर उसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि यहां मान लो ऑब्जेक्ट थी, तो बताओ फाइनल इमेज कहां फॉर्म हुई थी, तो हम इक्विवेलेंट वाले से इमेज निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो जब इस तरह से सेपरेटेड लेंस का कॉम्बिनेशन आपको दिया गया हो और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पूछी गई हो, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का जो फॉर्मूला आता है इस केस में, वो आता है 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2। लेकिन इसके बारे में एक खास बात है, ये कैन ओनली बी यूज्ड टू फाइंड f इक्विवेलेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन। ये सिर्फ और सिर्फ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालने के काम में आता है कॉम्बिनेशन के। इट कैन नॉट बी यूज्ड टू कैलकुलेट, क्या लिख दिया ये, इट कैन नॉट बी यूज्ड टू कैलकुलेट पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहां एक ऑब्जेक्ट रखी थी भाई, इस लेंस से मैंने आपको दूरी दे दी और आपने क्या किया, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाली, इन दोनों लेंस को हटाया, एक सिंगल लेंस रखा, उसके लिए इसे ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया, 1/f 1/v माइनस 1/u लगाया और जो v आया वो आंसर दे दिया। वो चीज गलत हो जाएगी, क्योंकि ये फॉर्मूला उसके लिए वैलिड ही नहीं है। ये फॉर्मूला आया कहां से, मैं आपको ये बता सकता हूं, हम रेज इन्फिनिटी से लेके आए, इन्फिनिटी से रेज लेके आए तो पहले लेंस ने उसे कन्वर्ज किया, कहीं पे इमेज बनाई होगी, अपने फोकस पे बनाई होगी ऑब्वियसली, वो जो इमेज थी वो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम की, दूसरे लेंस ने उसकी क्या बनाई, फिर से इमेज बनाई, तो जो सेकेंड रिफ्रैक्शन के बाद फाइनल इमेज फॉर्म हुई थी उसे हम इक्विवेलेंट फोकल लेंथ की डिस्टेंस मान लेते हैं, इस कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट फोकल लेंथ की डिस्टेंस मान लेते हैं, जो इस कैलकुलेशन से आ जाती है। पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप कहीं भी ऑब्जेक्ट रख दोगे तो ये दोनों लेंस हटा के मैं सिंगल लेंस रख सकता हूं, नहीं। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि मेंस जैसे एग्जाम में या नीट वगैरह में हो सकता है लेंस को सेपरेट कर दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या है, तो मैं जल्दी से आंसर देने के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं, क्योंकि ये एक रिजल्ट है जिसमें मैंने पहले की इमेज को दूसरे की ऑब्जेक्ट मान के उसकी पोजीशन निकाल ली है। बेसिकली ये जो एफ इक्विवेलेंट में लिख रहा हूं ना,
ये सेकंड रिफ्रैक्शन के बाद इमेज की पोजीशन है। बात समझ आ रही है? लेकिन इसका यूज मैं यहां अगर कोई ऑब्जेक्ट रखी है तो उसकी इमेज निकालने के लिए नहीं कर सकता। वो कैसे निकालेंगे बता सकते हो? अगर ऑब्जेक्ट रखी हुई कैसे करेंगे? तो फिर आपको दो बार करना पड़ेगा। आप पहले लेंस से पोजीशन निकालोगे, जो इमेज बनेगी उसे दूसरे की ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करोगे, फिर दूसरे से रिफ्रैक्शन करा के फिर इमेज की पोजीशन निकालोगे। क्या ये बात क्लियर है सभी को? अरे क्लियर है क्या? ठीक है ना? तो यहां सिर्फ और सिर्फ यूज क्या आ सकता है, आपसे इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कोई पूछ सकता है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एडवांस में कभी ये चीज नहीं पूछी जाएगी, मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ। मेंस वगैरह में कई बार फॉर्मूला पर बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उनमें से एक क्वेश्चन ये हो सकता है। संतुष्ट सभी लोग? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? वही तो बात है, जो इक्विवेलेंट बनेगा उसको प्लेस कहाँ करना है, यही तो समस्या है हमारे जीवन की, इसीलिए तो हम रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं। अरे समझे कि नहीं? चलो अब अगली चीज चल लेते हैं, जो है जो आपको स्कूल में कराया जाएगा। ठीक है ना? मैं यहाँ पे थ्योरी में कराऊंगा, स्कूल में ये प्रैक्टिकल कराया जाता है। अच्छा लगता है देखने में, मैंने अपने जीवन में नहीं देखा है पर मैंने ऐसा सुना है कि अच्छा लगता है देखने में। तो उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेसमेंट मेथड टू ऑब्टेन फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। अगर आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है लैब के अंदर, ठीक है ना, और आप पता करना चाहते हो कि उसकी फोकल लेंथ कितनी है, तो उसे हम एक एक्सपेरिमेंट की हेल्प से पता कर सकते हैं। और आपको पता ही है कि मेंस वगैरह में और नीट वगैरह में जहां भी एक्सपेरिमेंट शब्द आ गया वो चीज कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, इन पे तो क्वेश्चन वो डाल ही देते हैं। ठीक है ना? तो इसे ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो इसके लिए एक सेटअप होता है जो आपको याद रखना है। सेटअप कैसा है? एक हमारे पास बेंच होती है जिसपे कि हम लेंस को फिक्स करते हैं और वो लेंस मूव कर सकता है इस बेंच के ऊपर। ठीक है ना? मूवेबल है। यहाँ पे हमारे पास एक स्क्रीन होती है, स्क्रीन पे जनरली क्या करा जाता है, इमेज देखी जाती है। तो यहाँ आपके पास स्क्रीन है। ठीक है? यहाँ आपके पास एक ऑब्जेक्ट का सोर्स है। तो ऑब्जेक्ट कुछ भी ले लेते हैं, जैसे कैंडल मैंने ऑब्जेक्ट ले लिए, वो भी फिक्स है। ठीक है ना? इसे हम क्या बोल देंगे, ऑप्टिकल बेंच बोल देंगे, जिसपे कि हम मूव कर सकते हैं। ये बेसिकली बता रहा है कि इसके ऊपर आप अपने लेंस को मूव करा सकते हो। अब कुछ भी मैकेनिज्म हो सकता है जिससे कि लेंस सिर्फ क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। ठीक है ना? डिस्टेंसेस नोन है ऑब्जेक्ट और स्क्रीन की, इसे हम कैपिटल डी से लिख देते हैं, कैपिटल डी। तो ये आपका क्या हो गया, कैपिटल डी हो गया डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन, ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन। अब आपने क्या किया, बात यह है ना, देखो मान लेते हैं लेंस को आपने यू डिस्टेंस पे रखा है। ठीक है ना? लेंस को आपने यू डिस्टेंस पे रखा है, तो इमेज जो आपकी फॉर्म हो रही है वो स्क्रीन के ऊपर फॉर्म हो रही है। तो इसे मैं कह सकता हूं डिस्टेंस v। बात समझ आती है? अब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ही तो होगी जब इमेज एकदम स्क्रीन पे फॉर्म हो रही होगी। बात समझने की कोशिश करो। एक पर्टिकुलर u के लिए एक पर्टिकुलर v आता है, क्योंकि फोकल लेंथ तो कांस्टेंट है। तो एक पर्टिकुलर u के लिए पर्टिकुलर v आता है, तो जरूरी तो नहीं कि वो v स्क्रीन के ऊपर ही लाया करे। मान लो इमेज यहां फॉर्म हो गई, तो जब रे स्क्रीन पे पहुंचेगी तो वो कैसी इमेज फॉर्म करेगी, वो एक ब्लर्ड इमेज फॉर्म करेगी। बात समझ आ रही है ना? तो आप क्या करते हो, लेंस को इसके ऊपर चला के देखते हो, अपनी ऑप्टिकल बेंच के ऊपर मूव करके देखते हो, और एक ऐसे सेट ऑफ डिस्टेंसेस पता कर लेते हो, जैसे एक पर्टिकुलर u पता करते हो आप, जिसके लिए v बेसिकली u प्लस v मिलके क्या हो जाए, d हो जाए।
तो आपकी आपकी इमेज जो है वो एग्जैक्टली कहाँ फॉर्म हो जाए, स्क्रीन के ऊपर फॉर्म हो जाए। बात समझ आ रही है क्या? कितना क्लियर आ रहा है, समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, तो पहला मैंने सेट मान लिया कि ये हमारी पोजीशन 1 है, जिसे मैं P1 कह देता हूं, जिसके लिए डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने रखी थी U, इमेज फॉर्म हुई थी V पे, ठीक है ना। तो अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करें, पहले केस में मैग्निफिकेशन M1, तो उसकी वैल्यू तो क्या होगी, V/U होगी, हम सभी को पता है। और एक चीज हम देख चुके हैं कि D जो है वो इक्वल होगा U प्लस V के, ठीक है ना। D हमने इक्वल कर दिया है किसके, U प्लस V के। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं लेंस को और मूव कराऊंगा, लेंस को फिर से मूव कराऊंगा और एक और ऐसी पोजीशन पता करने की कोशिश करूंगा जिसके लिए फिर से एकदम क्लियर इमेज फॉर्म हो रही हो। तो वो आप समझ भी सकते हो कब आएगा, जब आपने ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u रखी तो इमेज बनी v पे, आप लेंस को मूव करा के ऐसी पोजीशन पे रख दो जहां ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो जाए v, तो इमेज बनेगी किस पे, u पे। बेसिकली v और u को इंटरचेंज करा दें तो इमेज फॉर्म होगी कि नहीं होगी। तो सेकंड केस में जो हमारी पोजीशन 2 है, मैंने क्या किया, u और v को इंटरचेंज करा दिया, तो अब भी सेम सिचुएशन में इमेज फॉर्म हो रही होगी, है कि नहीं। तो जो सेकंड मैग्निफिकेशन आएगा M2, उसे मैं क्या कह सकता हूं, उसे मैं कह सकता हूं u/v, क्योंकि इमेज की डिस्टेंस क्या है, u, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है, v। तो यहां से एक रिजल्ट मिल जाता है कि M1 M2 ये हो गया कितना, 1। एक तो आपको ये याद रखना होता है, M1 M2 हो गया 1। इसका मतलब जब भी आप ऐसी पोजीशन को इंटरचेंज करते हो तो मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट हमें कितना मिल जाता है, 1। बात समझ आ रही है? ठीक है ना। अच्छा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को मैं बोल देता हूं HO, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि साइज ऑफ इमेज फॉर P1 पहली पोजीशन के लिए कितनी होगी, तो आप कह सकते हो कि हाइट ऑफ इमेज या H1 मैं अगर बोल दूं उसे, तो उसकी वैल्यू होगी M1 इंटू H0, होगी कि नहीं होगी। सिमिलरली साइज ऑफ इमेज फॉर P2 दूसरी पोजीशन के लिए मैं अगर बोलूं H2, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी M2 H0। अरे होगी कि नहीं। तो यहां से हमें मिल जाएगा सिंपली क्या, अगर आप देखो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो H0 की वैल्यू आपको मिल जाएगी अंडर रूट ऑफ H1 H2। तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है इस फॉर्मूले पे बेस, कि हाइट ऑफ इमेज ये है पहले केस में, दूसरे केस में ये है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट बताओ, तो आप इस फॉर्मूले से बता सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, अब इन दोनों पोजीशन के बीच की सेपरेशन को मैं मान लेता हूं x। तो x क्या है, x है सेपरेशन बिटवीन P1 एंड P2 फॉर क्लियर इमेज। क्लियर इमेज जो हमने फॉर्म की है, शार्प इमेज जो हमने फॉर्म की है, उसके लिए दोनों पोजीशन के बीच की डिस्टेंस है ये। तो x को आप क्या कह सकते हो, देखो x कितना आ रहा है, x सिंपली आपको दिख रहा है v/u, x की वैल्यू कितनी है, v/u है। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली लेंस फॉर्मूला लगा दूंगा। लेंस फॉर्मूला मुझे पता है 1/f, ये होता है 1/v माइनस 1/u, है कि नहीं। बस इसको पुट कर दो, चेंज करें थोड़ा सा, तो f हमें मिल जाएगा uv/u प्लस v, ठीक है ना। रेसिप्रोकल लग के रख दिया। इसे क्या रख सकते हैं, अब u की वैल्यू क्या है, देखो जरा एक बार किस तरह से लिखें इसे। तो इसको लिख दिया जाता है क्या, u प्लस v का स्क्वायर माइनस u माइनस v का स्क्वायर, ठीक है ना, सेम ही चीज आने वाली है, बाय 4u प्लस v। बात समझ आ रही है। ऐसा क्यों लिखा गया, क्योंकि u प्लस v की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, d है। तो जनरली d क्योंकि फिक्स है तो उसके टर्म्स में हम लेके आना चाह रहे होते हैं। f हमें मिल जाता है d स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4d। तो आप अगर सिर्फ दो पोजीशन के बीच की सेपरेशन पता कर लो ना, जहां क्लियर इमेज फॉर्म हो रही है, और d तो आपको पता ही होगा, तो इस फॉर्मूले में पुट करने से आप क्या बता सकते हो, फोकल लेंथ बता सकते हो। बात समझ आई क्या। ऑब्वियसली d इसके लिए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 4f होना चाहिए। d जो है वो क्या होना चाहिए, 4f से तो बड़ा होना ही चाहिए, ठीक है।
कोई डाउट किसी को? बोलो भाई। बस, तो ये याद रखना है आपको, ठीक है ना? सिंपल है, फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रखो, ज्यादा इतनी रामायण याद रखने की जरूरत नहीं है, स्कूल वगैरह में कराएंगे अगर कराएंगे तो। ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन इसके ऊपर अपन नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, एक बार इसको रिवाइज भी कर लेंगे, जो भी हमने राम कथा पढ़ी है। ठीक है, आज यहीं पे एंड कर देते हैं। ठीक है ना? चलो भाई, धन्यवाद, बाय बाय।